एक राजसी प्रवृत्ति होती है। आजादी के बाद भारत के वास्तविक जीवन मूल्यों और आदर्शों को भारत के जो तत्कालीन नियंता थे उनके द्वारा अपनाया गया होता तो संभवतः जो पूरी व्यवस्था, चाहे वो शासन की हो चाहे प्रशासन की हो, भ्रष्टाचार में अखंड जो डूबी हुई है वो स्थिति नहीं होती। शुरुआत ही गलत हुई है। और शुरुआत गलत कहां से हुई है? भारत का जो अपना था, भारत के जो अपने जीवन मूल्य थे, जो अपने आदर्श थे, उनके प्रति अनास्था का भाव, और जो भारत का अपना नहीं उसके प्रति आस्था का भाव तेजी के साथ राष्ट्रीयता की नींव को गला देता है। और आज ये जो भ्रष्टाचार है हर स्तर पर जो आप देख रहे हैं, आपने कभी सोचा कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारत के खिलाफ खुफिया की गतिविधियों में लिप्त होंगे? हो रहा है। ठीक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारत का गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी भारत के दुश्मनों को देने में गिरफ्तार हो रहे हैं। ठीक बात है। भारत की बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारत की रक्षा से जुड़े हुए वरिष्ठ सेना के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं वो गिरा है। तो आस्था का अभाव, आस्थाहीन व्यवस्था, और उसके जड़ में एक ही शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द। धर्म से निरपेक्ष। धर्म कोई उपासना विधि नहीं है। धर्म एक पंथ या मजहब नहीं है, एक संप्रदाय नहीं है। धर्म एक व्यापक व्यवस्था है। यद्यपि धर्म के बारे में एक जो व्यापकता भारतीय परंपरा ने, हिंदू परंपरा ने जो व्यापकता उसको दी है, उसको अगर ना भी माने तो भी आप एक सामान्य से भारतीय संविधान के अनुसार ही अगर आप वो करें तो भी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों का पर्याय, वह व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है, वह धर्म है। जब नैतिक या कर्तव्य, सदाचार से विमुख किसी व्यवस्था को आप कर देंगे तो वही तो धर्म से निरपेक्ष होगा। धर्म से निरपेक्ष का मतलब क्या? जो इन मूल्यों से निरपेक्ष हो। कर्तव्य से निरपेक्ष होना, अकर्मण्य होना। अकर्मण्यता शासन प्रशासन की व्यवस्था में हर जगह आप देख सकते हैं। सदाचारी जो नहीं होगा दुराचारी होगा, वो आप देख सकते हैं। नैतिक मूल्यों में गिरावट आपने देखा है, यानी एस बैंड स्पेक्ट्रम में तक घोटाला हो रहा है। संचार, देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जिनका राष्ट्र की सुरक्षा से बहुत बड़ा योगदान, राष्ट्र की सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय राष्ट्र की संप्रभुता की प्रतीक माने जाते हैं। राष्ट्र अगर किसी क्षेत्र को ऑटोनॉमी देता है तो इन 3 विभागों को उसको नहीं देता है, ठीक, वो उसके पास ही रहते हैं। और संचार जैसे क्षेत्र में एक नहीं 2 बड़े घोटाले पिछले कुछ समय से हुए। ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति, राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति जिनके अंदर आस्था का भाव नहीं, वे लोग इसमें बेशर्मी के साथ डूबे हुए हैं। तो आस्था, भारत की न्यून जिस अनास्था पर आधारित की गई थी, आज उसके दुष्परिणाम इस प्रकार के घोटालों के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सतही तौर पर उस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कुछ प्रयास जरूर हो रहे हैं, एक सब खोखले साबित होंगे, क्योंकि ये तो एक रक्त बीज की तरह फैल चुका है व्यवस्था में। परिवर्तन कैसे आएगा? देखिए, परिवर्तन आ सकता है। हमारा उद्देश्य एक सत्ता को बदलने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि भ्रष्ट केवल एक पार्टी में हो ऐसा नहीं है, सभी जगह भरे पड़े हैं। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा हैं, कहीं कम हैं। उस प्रकार के तत्वों को चिन्हित करके और उन्हें पूरी तरह व्यवस्था से हटा करके, पूरी व्यवस्था के परिवर्तन की एक अगुवाई जब तक नहीं होगी, मुझे लगता है तब तक
यह कठिन है और मुझे लगता है इसकी शुरुआत देश के शैक्षणिक संस्थाओं से प्रारंभ होनी चाहिए। देश के शिक्षा के केंद्रों को इसका माध्यम बनाया जाना चाहिए व्यापक स्तर पर। और दूसरा, उसकी शुरुआत आम जनमानस के अंदर आस्था का एक भाव पैदा करने के माध्यम से हो। राष्ट्र के जीवन मूल्यों के प्रति, राष्ट्र के आदर्शों के प्रति भारत के अंदर अब तक क्या पढ़ाया जाता है कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भगवान शिव हुए ही नहीं, ये सब काल्पनिक पात्र बताए जाते हैं। यानी जिनसे हमें प्रेरणा लेनी है उनको क्या कहा जाता है कि ये थे ही नहीं। मैं स्वाभाविक रूप से मैं महात्मा गांधी से इसलिए प्रभावित रहूं कि महात्मा गांधी हुए थे इसलिए ना कि उन्होंने कुछ करके दिखाया, इसलिए प्रभावित हो सकता हूं। अगर मुझे कहा जाएगा कि महात्मा गांधी हुए ही नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से जब हुए ही नहीं तो भाई क्या मुझसे मुझे मैं प्रभावित हो जाऊंगा। ठीक बात है। तो यह हम उनसे प्रेरित न हो सके, उनके आदर्शों से कुछ प्रेरणा ग्रहण न कर सके, इस बात को लेकर के इन सब चीजों को एक बहुत शर्मनाक तरीके से छेड़छाड़ करके एक अनास्था का भाव हमारे अंदर उनके प्रति पैदा किया जाता है, उनके प्रति किया जाता है। तो हमें जो इस राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के आम नागरिकों के प्रति, भाई हमारा वेद कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हमारा वेद ही कहता है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। मुझे लगता है कि धरती माता के प्रति इस प्रकार का सम्मान और समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव दुनिया के अंदर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। किसी अन्य ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, किसी अन्य मजहब या उपासना विधि के यहाँ नहीं देखने को मिलेगा जितना भारत के अंदर है। लेकिन उनके यहाँ न होने के बावजूद वे लोग अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं। लेकिन हमारे यहाँ होते हुए भी अगर हम नहीं है तो उसके पीछे कारण है क्योंकि हमें उनसे अलग करके रखा गया, हमें उससे दूर किया गया, एक साजिश के तहत दूर किया गया। और उस साजिश का परिणाम हमें अपने पाठ्यक्रमों का हिस्सा अपने महापुरुषों को बनाना पड़ेगा, राम को जोड़ना पड़ेगा, कृष्ण को जोड़ना पड़ेगा, भगवान शिव को जोड़ना पड़ेगा, इस देश के अंदर उन महापुरुषों को जोड़ना पड़ेगा जो सचमुच यानी जो एक ईमानदारी से जिन्हें आप नेशनल हीरो कह सकते हैं, चोर और उच्चके नहीं, राष्ट्र के साथ घात करने वाले नहीं, विदेशी आक्रांता नहीं, राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले और राष्ट्र की चुनौतियों को विषम चुनौतियों को स्वीकार करके जिन्होंने कुछ अपना योगदान किया है, त्याग और बलिदान किया, उस प्रकार के लोगों को स्थान देना पड़ेगा। और आम नागरिकों के प्रति उनके प्रति आस्था का भाव जागृत करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि हम महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना करके अकबर को तो महान बता दें और महाराणा प्रताप को नकार दें। तो मुझे लगता है कि फिर आप जिस राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो उस राष्ट्रीयता में एक आक्रांता आपके लिए आदर्श हो रहा है और एक राष्ट्रीय हीरो आपके लिए एक यानी खलनायक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप फिर राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में यह भाव जागृत करना पड़ेगा। आज दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये हो गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया है, अधिक से अधिक ये कि हम लोग, कोई भी माँ बाप होता है, देखिए एक समय वो था कि जब भारतीय जीवन पद्धति नैतिकता के साथ बंधी हुई थी। इस देश में निरक्षरता थी लेकिन नैतिकता इतनी थी कि माँ बाप अपने पुत्र से कहता था कि भाई देखो तुम शहर में जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि किसी की चीज को मत ले लेना है, किसी को परेशान मत करना है, कोई ऐसी चीज मत करना कि जो हमें अपमानित करता हो। था ना। आज क्या पैदा हुआ है, आज बाप अपने पुत्र से कहता कि बेटा जैसे भी हो डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त करो, चाहे जो भी करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े अच्छी नौकरी प्राप्त कर लो, जो कुछ भी करना पड़े पैसा कमाओ, चाहे सही तरीके हो चाहे गलत तरीके हो। जब हम स्वयं यानी एक पुत्र का सबसे यानी उसका सबसे अच्छा हितैषी उसके माँ बाप हो सकते हैं ना, जब माँ बाप ही उसको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ये नैतिकता की गिरावट, एक नेशनल कैरेक्टर, केवल ये नैतिकता एक परिवार के साथ ही नहीं हुई, पूरे राष्ट्र के चरित्र में गिरावट उस स्तर पर देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि हमारी
आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम एक स्वाभिमानी नागरिक पैदा करें। शिक्षण संस्थाएं भी, हम एक ऐसे नागरिक को पैदा करें जो स्वाभिमानी हो और साथ साथ स्वावलंबी भी हो सके। इस दिशा में अगर प्रयास होगा तो निश्चित परिवर्तन होगा, समय लगेगा, लेकिन दोनों तरीके एक साथ। देखिए, होता यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की पॉलिसी तय करनी पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। दोनों जब एक साथ चलेंगे तो उसके परिणाम हमें नजदीक भी दिखाई देंगे और साथ साथ लंबे समय के बाद बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया।